अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैर खैरियत से होंगे। बच्चों बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिमिल खैर। कैफ 5 FAR 2 रिवीजन का आगाज़ करते हैं और रिवीजन का स्टार्ट करेंगे हम आपकी कोर्स आउटलाइन से और आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस किस तरीके से बन सकते हैं उससे। जनाब 3 ग्रेड हैं बच्चों आपके, A, B और C। ग्रेड 1 में से आपको कम से कम 25 मार्क्स आने हैं, मैक्सिमम 35, और एग्जामिनर मोर और लेस ये ग्रेड फॉलो करता है। कोई एक आधा मार्क्स ऊपर नीचे हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज ग्रेड फॉलो होता है। अब 25 मार्क्स उसने ग्रेड ए में से फॉलो करने हैं, तो ग्रेड ए में टॉपिक कौन से हैं? आपका फाइनल अकाउंट और उसके डिस्क्लोजर, आपका गुडविल कंसिडरेशन ट्रांसफ़र इन केस ऑफ बिजनेस कम्बिनेशन, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट यूजिंग इक्विटी मेथड मींस IAS 8 में से इक्विटी मेथड के ज़रिए जस्ट इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट का जो आप वर्किंग करते हैं उसके मैक्सिमम 8 मार्क्स तक के क्वेश्चन बनाकर दे सकता है, मैक्सिमम 8 मार्क्स तक T1। और फिर तीसरा प्रिपेयर एंड प्रेजेंट कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम इन्वॉल्विंग सिंगल सब्सिडी एंड एसोसिएट। आपको सिंगल सब्सिडी आ सकती है और एक एसोसिएट आ सकता है, एक सब्सिडी से ज़्यादा नहीं आ सकता, एक एसोसिएट से ज़्यादा नहीं आ सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास सिर्फ 2 टॉपिक्स हैं ग्रेड में से, एक कंसोलिडेशन विद एसोसिएट और एक फाइनल अकाउंट से रिलेटेड कहानियाँ, जिसमें कंपनीज एक्ट भी आ जाएगा और सारी वो चीज़ें आ जाएंगी। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, कम्प्रीहेंसिव इनकम, चेंजेस इन इक्विटी एंड नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो उसने नहीं लिखी हुई, इट मीन स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो की कोई कहानी अवेलेबल नहीं है। अब 18 मार्क्स 20 मार्क्स में से वो कंसोलिडेशन में से दे भी दे तो ये वाला एरिया तो वैसे ही टेस्ट कर लेता है उसी के अंदर। तो इसका मतलब है 20 मार्क्स 18 मार्क्स यहाँ से रखने हैं, तो कम अज़ कम भी यहाँ से कितने उठाने हो इसने? 7 मार्क्स, 6 मार्क्स 25 पूरे करने के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों टॉपिक एक मस्ट टॉपिक है। अनहोनी करना चाहे वो ये ज़रूर कर सकता है कि इधर से 15-18 मार्क्स का क्वेश्चन बना ले, इधर से भी 15-18 मार्क्स का क्वेश्चन बना ले, तो 35 के ऊपर चला जाएगा। 2 बड़े क्वेश्चन इधर से ही उठा ले, या जो एक और काम कर लेता है, जैसे CMA के अंदर देखा गया, एक ही बड़े टॉपिक में से क्या किया, पार्ट A बनाया, पार्ट B बनाया, 2 शॉर्ट क्वेश्चन बनाकर दे दिए, क्योंकि उसने अपने आप के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि 3 बड़े क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं पूछेगा। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो क्या करे, कंसोलिडेशन का सवाल बनाना है और उसका दिल कर रहा है 4 बड़े क्वेश्चन देने को। 3 बड़े क्वेश्चन, एक फाइनल काउंट उठाए, एक दूसरे ग्रेड में से, एक तीसरे ग्रेड में से, कंसोलिडेशन को कहे डाटा दे दिया है, चलो पार्ट A बनाओ, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना दो, ठीक, एरिया आसान कर दे, B पार्ट कर दे कि जनाब ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर से इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट इक्विटी मेथड के तहत बना दो। मार्क्स तो उसी के अंदर छुपे ही होंगे, उसको क्या कर दे, अलग कर दे। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, उसके पास बहुत सारी एम्पल है खेलने के लिए पॉसिबिलिटी। वो ऐसी हरकतें, हंसी हरकतें तो गलत तो हरकत तो नहीं है, हरकत तो ठीक ही है। उसने जो डिफ़ाइन किया हुआ है कि मैंने शॉर्ट क्वेश्चन पूछने हैं, तो वो बड़े क्वेश्चन को 2 हिस्से टोटे करके क्या कर ले, शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है अगर कभी उसका मूड बने। अदरवाइज एट मिनिमम 7 मार्क्स ये, हिस्टोरिकली देखा जाए तो 18 मार्क्स चाहिए। डन।
तो इसका मतलब ये ज़रूर हुआ कि यार अगर बड़ा भी चला जाएगा तो कम से कम दोनों टॉपिक टेस्ट तो होने ही होने हैं। ये पॉसिबल नहीं है इसमें इधर से 20 के ऊपर चला गया तो इधर ये टेस्ट ना हो, इधर से 20 पे चला गया तो ये टेस्ट ना हो, ये पॉसिबिलिटी में से उसने ख़त्म कर दिया। पुराने ज़माने में क्या था, पुराने ज़माने में इस ग्रेड के अंदर एक चीज़ और शामिल थी, IAS 8, और ग्रेड था हैवी 40 मार्क्स के करीब का। अब वो क्या करता था, कभी फाइनल काउंट का बड़ा सवाल दे देता था, कभी IAS 8 का सवाल दे देता था, और एक खिचड़ी पक जाती थी, कभी वो और मुकम्मल बड़ा क्वेश्चन आता था। अब सिनेरियो चेंज कर दिया उसने, ग्रेड ऐसा कर दिया जिसकी वजह से अभी तक पिछली 2-3 अटेम्प्ट्सों से वो क्या कर रहा है, कन्फाइंड है अपने आप को कि यहां पर से डिस्क्लोजर उठाता है और उसके पास सैंपल खेलने के लिए डिस्क्लोजर्स मौजूद हैं और यहां से वो कंसोलिडेशन का सवाल बनाता है। तो ये हो गया ग्रेड ए। ग्रेड बी या 25 से 35 मार्क्स, कम से कम 25 मार्क्स उसने पूछने और मैक्सिमम 35। तो 25 मार्क्स पूछने हैं। ग्रेड बी में है क्या जनाब, T1 के ऊपर यानी कि मैक्सिमम 8 मार्क्स, IFRS 9। हिस्टोरिकली वो ये करता है इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन बनाता है 8-9 मार्क्स का, 9 मार्क्स तो नहीं, 7-8 मार्क्स का, 6-7-8। दूसरा टॉपिक है जी इसमें IFRS 16 लीज, जिसमें से ये कुछ लीजिंग उसने स्पेसिफिकली एक्सक्लूड की हुई है कि मॉडिफिकेशन भी नहीं आएगी, सेल एंड लीज बैक भी नहीं आएगा, रीअसेसमेंट भी नहीं आएगी, सिर्फ सादा ही आपकी लीज है। ये मैक्सिमम 20 मार्क्स का आता है और अक्सर आता है। तीसरा टॉपिक है जनाब इसके अंदर आपका IAS 38 होना चाहिए, ये भी मैक्सिमम 20 मार्क्स का है। ये कदरे हल्का लेवल पे पूछता है, कभी पूछ लेता है कभी छोड़ भी देता है। और चौथा टॉपिक है बायोलॉजिकल एसेट, IAS 41। अब इसके अंदर से अगर गौर से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक वही हैं जो वो पूछता है ज़्यादा। कौन कौन से? एक IFRS 9 और एक IFRS 16। वो इन दोनों को खाली नहीं जाने देता, इन दोनों टॉपिक्स को खाली नहीं जाने देता। IFRS 9 पूछता ही पूछता है, शॉर्ट क्वेश्चन आना है। अब शॉर्ट क्वेश्चंस पूरे करने हैं, या ये पूछे या IAS 41 पूछे। तो IAS 41 तो हिस्टोरिकली एक कम लेवल का है और बायोलॉजिकल एसेट्स हैं, कभी MCQs में पूछ लिया, कभी ना पूछा, कभी ये किया कभी वो किया। तो मेन टॉपिक कौन से हैं? IFRS 16, IAS 38 कभी ऑन एंड ऑफ हो जाता है, लेकिन IFRS 16 वो पूछेगा ही पूछेगा। 25 मार्क्स पूरे करने हैं। अगर मैं 15 मार्क्स यहां से रख लूं, 7 मार्क्स यहां से रख लूं, तो कितने हो गए? 22। स्टिल वो यहां से एरिया में से आराम से पूछ सकता है। IAS 38 का 7-8 मार्क्स का क्वेश्चन आराम से बना सकता है, 30 के ऊपर चला जाएगा, एंड नथिंग एल्स। आखिरी ग्रेड आपका प्यारा सा ग्रेड, सबसे हैवी ग्रेड, मिनिमम 35 मैक्सिमम 45 मार्क्स। अब फर्ज करते हैं एक तो कंसोलिडेशन का पक्का बड़ा सवाल हो गया, और हिस्टोरिकली जितनी भी अटेम्प्ट्स उठाकर देख लो, पिछली 5-6 पक्का क्वेश्चन एक आ ही रहा है। एक पक्का क्वेश्चन समझ लो कि लीज का है, बड़े वाला, या IAS 38 का होगा। इन दोनों में चलता रहेगा, इन दोनों में एक ग्रेड में से बड़ा क्वेश्चन पूछ ले। पॉसिबल है शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाए, 25 मार्क्स पूरे कर सकता है। 8 चलो गई। क्या 10-10 मार्क्स का 8 या 10 मार्क्स का ये अगर पूछ ले, 10 मार्क्स ये दे दे, ये 8 मार्क्स दे दे, ये 8 मार्क्स या 10 मार्क्स यहाँ से ले आए, तो क्या ये ग्रेड 25 मार्क्स पे पूरा होता है? बिल्कुल होता है।
हो जाता है ना। अगर ऐसा सिचुएशन आ सकती है तो फिर वो क्या कर सकता है, ऐसी सिचुएशन करके वो यहाँ से बड़ा क्वेश्चन बना सकता है अगर बनाना चाहे तो, या फिर इसको भी छोड़ देगा, ये कंसोलिडेशन और ये फाइनल काउंट ऐसे ही रखे, अपने थर्ड ग्रेड में से 2 बड़े क्वेश्चन बना ले जो कि बहुत हैवी ग्रेड है। पहले नंबर पर एथिक्स, क्या है जी, एथिक्स। दूसरे नंबर पर और क्या क्या कुछ है इसमें आपका जनाब T1 में IFRS 8 है, ऑपरेटिंग सेगमेंट। फिर आपका ये लीस्ट, ये ज़रा छोटा टॉपिक कंसिडर होगा। एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग इवेंट IAS 37 है। IAS 10 था, IAS 10 37 दोनों इकट्ठे होते हैं जी, ऊपर 10 है शायद, नीचे 37 है। 10 IAS 37 10 37 इकट्ठा टॉपिक कंसिडर होता है। फिर आ जाता है आपका सबसे प्यारा टॉपिक, योर फेवरेट वन, IFRS 15। जनरली सब बहुत आसान टॉपिक, जनरली बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन तरीके से नहीं पढ़ा जा रहा, जिसकी वजह से एक हवा बना हुआ है मुश्किल टॉपिक। एक ज़माने में FAR 1 में था, वहां पर भी हवा था, अब भी हवा है डेस्पाइट ओपन बुक होने के। इसमें से बड़ा क्वेश्चन बन सकता है और मेरे नज़दीक बनाना चाहिए उसे, 15 मार्क्स पे इसको लेकर जाना चाहिए है। अभी तक वो 10 मार्क्स के ऊपर रखे हुए, ऐसे 10-11 मार्क्स के ऊपर ये रखे हुए, लेकिन बनना चाहिए ये भी बड़ा क्वेश्चन। फिर आपका IAS 12 और फिर एंड पर फॉरेन एक्सचेंज IAS 21। IAS 21 ऐसा टॉपिक है, ये किसी भी टॉपिक के अंदर पार्क किया जा सकता है, कहीं पे भी फॉरेन करेंसी उठाई जाए और डाल दिया जाए। तो ये वाला टॉपिक तो बस बेज़रर सा है, कहीं पे भी जा सकता है। तो फिर बाकियों के टॉपिक्स की बात की जाए तो 35 मार्क्स पूरे करने हैं मिनिमम, 35 ही थे ना मिनिमम, 35 मिनिमम थे, कहाँ से पूरे करेगा बेचारा। कितने टॉपिक्स, 3 मोटे मोटे से टॉपिक हैं, IAS 12, IFRS 15, 10 37, ये मोटे टॉपिक। क्या अगर 15 मार्क्स यहाँ से ले लेते हैं, 16 मार्क्स यहाँ से ले लेते हैं, तो ये 10-12 मार्क्स का तो बनता ही हुआ ना, मस्ट टॉपिक हुआ ही ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस में ये 2 टॉपिक्स हैं। क्या हैं? ये 2 टॉपिक्स हैं, और समझ लें ये दोनों आने ही आने हैं, चॉइस इसके ऊपर है। तो ये भी मस्ट हुआ टॉपिक, ये भी मस्ट हुआ। 2 टॉपिक मस्ट यहां से इस ग्रिड में से, एक टॉपिक मस्ट आपका हो गया ये वाला IFRS 9, एक मस्ट टॉपिक हो गया लीज का, किसी ना किसी तरीके से उसने पूछ लेना है, किसी और में जम करके पूछ ले या अलग से पूछ ले, एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन बनाए और फाइनल काउंट के साथ मिक्स कर दे, पॉसिबल है, लेकिन छोड़ता नहीं है लीज। वेरी रेयर मिलेगा कि वो लीज छोड़ दे, क्वेश्चन में से निकाल दे, पूरे टॉपिक में से निकाल दे, वेरी रेयर होगा। और फिर एक आपका कंसोलिडेशन मस्ट टॉपिक आ जाता है, और फिर फाइनल काउंट भी मस्ट टॉपिक आ जाता है। तो फिर आप सोच लें कि कोई ऐसा टॉपिक बच गया जो मस्ट नहीं है। चंदा छोटे छोटे से टॉपिक को छोड़ के, जैसे IAS 21 है, IAS 41 है, IFRS 8 है, ये 3 टॉपिक्स में से वो MCQs वाली जगह वहाँ पे फिट इन कर देगा, या एथिक्स है। ये 4 टॉपिक्स हैं जो आप किसी हद तक थोड़ा सा अगर चॉइस के ऊपर छोड़ने की कोशिश भी करें ना, इन 4 टॉपिक्स के अलावा आप छोड़ नहीं सकते, बाकी सारे मस्ट टॉपिक्स हैं, ठीक। और इन 4 टॉपिक्स में से 10-1 मार्क्स पूछ लेगा, 10-12 मार्क्स पूछ लेगा, बाकी सारे 80-85 मार्क्स क्या हैं, मस्ट एरिया है। तो लिहाजा आपके लेवल पर चॉइस कोई नहीं है।
मैं एक ज़माने में थोड़ी बहुत प्रेडिक्शन कर लेता होता था कि यार ये वाला टॉपिक आने के चांसेस हैं, ये वाला टॉपिक आने के चांसेस हैं। अब क्या प्रेडिक्शन करूं, सब ने आना है। 4 टॉपिक को छोड़कर बाकी सब ने आना है। वो भी 4 टॉपिक्स MCQs वगैरह में उसने पार कर ही देने हैं, छोड़ना कोई नहीं है। मीन्स 1-2 मार्क्स का भी पूछ ले तो उसे पार कर देना कहीं ना कहीं पे। तो लिहाजा ये आपका एरिया हो गया जिसके अंदर आप प्ले कर सकते हैं, देख सकते हैं। शुरू करते हैं अब हम। आपके पहले क्वेश्चन से, अ मस्ट क्वेश्चन ऑफ डिस्क्लोजर। अ मस्ट क्वेश्चन ऑफ डिस्क्लोजर, फाइनल काउंट एंड डिस्क्लोजर्स। आपका शेड्यूल आ जाता है, 3rd शेड्यूल, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज। पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी है, लार्ज साइज कंपनी है, मीडियम साइज कंपनी है, स्मॉल साइज कंपनीज है। ठीक, इट्स अ क्रक्स ऑफ द होल सिनेरियो। आपकी पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी में एक लिस्टेड कंपनी आएगी, एक नॉन लिस्टेड आएगी। नॉन लिस्टेड में आपकी बैंक, शुगर, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनी इस तरह की आ जाएंगी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनका पब्लिक में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। एक लिस्टेड कंपनी तो है ही है, और दूसरी कौन सी, बैंक, शुगर, म्यूचुअल फंड्स और इस तरीके की चीज़ें। लार्ज साइज कंपनीज में पब्लिक लिस्टेड कंपनी निकल गई। क्या हुआ, सब जगहों से निकल गई। लिस्टेड कंपनी सिर्फ क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी। लार्ज साइज कंपनीज में नॉन लिस्टेड कंपनी आएगी। नंबर 1 क्या आएगी, नॉन लिस्टेड। इसके अंदर एक फॉरेन कंपनी आएगी, इसके अंदर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आ सकती है। 3 कंपनीज आ सकती हैं लार्ज साइज कंपनीज में। नॉन लिस्टेड कौन सी होगी, ऐसी नॉन लिस्टेड जिसका पेड अप कैपिटल 200 मिलियन से ज्यादा हो, नंबर 1। या फिर और का वर्ड है, एंड नहीं, और उसका टर्नओवर, उसकी सेल 1 बिलियन 1000 मिलियन के बराबर हो, उसके एम्प्लॉइज 750 से ज्यादा हो। इन तीनों में से कोई एक भी कंडीशन पूरी हो गई तो वो कौन सी कंपनी कहलाएगी, लार्ज साइज। अब ये 3 इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है, और ये क्या है, ग्रेटर इक्वल टू ग्रेटर देन। 200 मिलियन से ऊपर, 1000 मिलियन से ऊपर और 750 एम्प्लॉइज से ऊपर, ये 3 कंडीशन में से कोई एक पूरी हो गई, कौन सी कंपनी, लार्ज साइज कंपनी। फॉरेन कंपनी कौन सी हो सकती है, ऐसी फॉरेन कंपनी जिसका टर्नओवर 1 बिलियन से ऊपर हो, वही वाली 1 बिलियन, वही वाली रिक्वायरमेंट है टर्नओवर की। लेकिन एक है सिंगल, फॉरेन कंपनी हो, बाहर की कंपनी है, 1 बिलियन से ऊपर टर्नओवर है, पेड अप कैपिटल एम्प्लॉयज वगैरह की कोई कहानी नहीं है। बाहर की कंपनी है, क्या होगा जी, टर्नओवर 1 बिलियन से ऊपर है, लार्ज साइज कंपनी कहलाएगी। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है, एनजीओ टाइप होती है, ASNPO आपने पढ़ा होगा FAR 1 लेवल पर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नॉन प्रॉफिट। तो जो कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होती हैं उनकी बात हो रही है। बड़े साइज की वो कहलाएंगी जिनका रेवेन्यू 200 मिलियन से ऊपर है, इनकम 200 मिलियन से ऊपर है। अब यही मीडियम साइज हो सकती हैं, नॉन फॉरेन NPO। NPO में ग्रॉस रेवेन्यू की बात हो रही है। कौन सी बात हो रही है, ग्रॉस रेवेन्यू की बात हो रही है। एक्सपेंसिव वगैरह लेस करने के बाद नहीं, ग्रॉस इनकम। अब यहां पर अगर 200 मिलियन है तो ये दूसरी ऑप्शन क्या होगी, इधर 200 से कम होगा। एंड यहां पर एंड आएगा, मीन्स यहां पर कोई एक भी कंडीशन पूरी होगी तो इधर सारी 9 में जाएंगी तो कहानी बनेगी ना। अगर इनमें से कोई एक भी पूरी होगी तो वो तो इधर पार कर जाएगी। तो इधर इसका मतलब है एंड वाली सिचुएशन आएगी, सारी कंडीशन पूरी करो, 200 से कम हो, 1 बिलियन से कम हो, एम्प्लॉय 750 से कम हो, तो फिर इधर पार्क होगी, फिर इधर से निकलेगी। यहां पर पता नहीं क्यों उसने लगाया 250 से ज्यादा हूं, आई डोंट नो, हालांकि इधर से निकल जाएगी तो इधर आ जानी है। इधर स्मॉल साइज में तो जा ही नहीं सकती,
नॉन लिस्टेड स्मॉल साइज में जा ही नहीं सकती। तो इसका मतलब एक होगा कि जनाब जो नॉन लिस्टेड कंपनीज है ना, उनके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट कोई होगी कि 250 से बंदे ज़्यादा ही रखने हैं। क्या रिक्वायरमेंट होगी? नॉन लिस्टेड तब आपको डिक्लेयर करेंगे जब आपके बंदे 250 से ज़्यादा होंगे। बस एक चीज़ समझ लगती है, बात समझ लग गई जी। कोई एक भी कंडीशन पूरी हो जाएगी तो इधर आ जाएगी। इधर आने के लिए सारी इसके अपोजिट जानी चाहिए। 200 से कम, टर्नओवर 1 बिलियन से कम, एम्प्लॉय 750 से कम और 250 से ज़्यादा। बस उसकी रिक्वायरमेंट की मैंने आपको बता दिया है लॉजिक क्या है। फॉरेन कंपनी, इधर 1 बिलियन से ज़्यादा है तो इधर कम, कहानी ख़त्म। ग्रॉस रेवेन्यू 200 मिलियन से कम, कहानी ख़त्म। तो ये दोनों चीज़ें भी याद हो जाएंगी आपको, लार्ज साइज़ और मीडियम साइज़ की कहानी। फिर एक और चीज़ आ जाती है यहाँ पर, प्राइवेट कंपनी मीडियम साइज हो सकती है। प्राइवेट कंपनी मीडियम साइज में इसी तरह से कंडीशंस हैं। पेड अप कैपिटल आपका 200 मिलियन तक हो, 100 मिलियन से ज़्यादा, 10 मिलियन से ज़्यादा 200 मिलियन तक। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि प्राइवेट कंपनी के लिए एक लिमिटेशन हो कि भाई 200 मिलियन से ऊपर तू जा ही नहीं सकता। अगर तुमने 200 मिलियन से ऊपर जाना है तो पब्लिक करवाओ। क्या करवाओ? पब्लिक करवाओ। ये कोई रिक्वायरमेंट होने की चांसेस हैं, तभी ये 10 मिलियन से 200 मिलियन की एक रिक्वायरमेंट दी। टर्नओवर 1 बिलियन तक हो, 100 मिलियन से 1 बिलियन तक। एम्प्लॉय 250 से 750, वही वाली रिक्वायरमेंट ऊपर वाली एम्प्लॉय वाली। अब इस 5वीं कंपनी को स्मॉल साइज कंपनी भी कहा सकता है। स्मॉल साइज कंपनी कौन सी होगी? जिसका पेड अप कैपिटल इस 10 से भी गिरा हुआ होगा, जिसकी टर्नओवर 100 मिलियन से भी कम होगी, जिसके एम्प्लॉयज 250 से भी कम होंगे। तीनों कंडीशन पूरी होंगी तो इधर फाल करेगी, नहीं तो इधर पूम जाएगी। तो इधर इधर और आ जाएगा और इधर सारी पूरी होनी चाहिए। बिल्कुल वैसे ही यहां पर और यहां पे सारी पूरी, यहां पे और यहां पे सारी पूरी। डन? आसान है ना याद करना। समरी फॉर्म में आपके पास आ गई है चीज, जो इतनी लंबी चौड़ी कहानियां थी। ले जी, रिक्वायरमेंट, अगली रिक्वायरमेंट है कि आपकी कौन कौन से अकाउंटिंग फ्रेमवर्क आपके फॉलो करना ज़रूरी है और कौन कौन से शेड्यूल कंपनीज एक्ट के फॉलो करना ज़रूरी है। तो लिस्टेड कंपनी प्यारी सी कंपनी है हमारी। लिस्टेड कंपनी को IFRS भी फॉलो करने और 4th शेड्यूल फॉलो करना है कंपनीज एक्ट का, और बाकी सबको 5th शेड्यूल फॉलो करना है। सिर्फ लिस्टेड कंपनी ऐसी है जिसको 4th शेड्यूल फॉलो करना है, एक अलग से करके रखा हुआ है लिस्टेड के लिए। रिक्वायरमेंट तकरीबन 5th और 4th में मिलती जुलती हैं, सिवाय चंद एक में लिस्टेड कंपनी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और कुछ जगहों पर लिस्टेड छोड़ के अनलिस्टेड की ज़्यादा है। 5th शेड्यूल में कोई इक्का दुक्का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, अदरवाइज लिस्टेड कंपनी की ही लॉजिकली ज़्यादा बनती है क्योंकि वो बड़ी कंपनी है, उसको ज़्यादा चीज़ें बयान करनी चाहिए। पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी है, उसकी ज़्यादा चीज़ें बयान करनी चाहिए। तो 4th शेड्यूल में अलहदा से करके उनके लिए रिक्वायरमेंट रखी गई और 5th शेड्यूल बाकी सबके लिए फॉलो हो रहा है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो, चाहे वो लार्ज साइज हो, मीडियम साइज हो, स्मॉल साइज कंपनी हो, सब ने क्या फॉलो करना है? 5th शेड्यूल। सो इजी कि फॉलो एक ही चीज़ करनी है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। आपकी बाकी की पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज हैं, अदर पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज, ये वाली जो पढ़ी थी हमने, बैंक, शुगर, ये वो, इन्होंने IFRS फॉलो करना है और 5th शेड्यूल फॉलो करना है, ये तो हमने देख लिया। अब आ जाती है लार्ज साइज की कहानी। इन्होंने IFRS फॉलो करना है, वो वाले कंपनीज जो NPO हैं उन्होंने क्या साथ फॉलो करना है? ASNPO भी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो आपने FAR 1 लेवल पर थोड़ा बहुत जिससे तंग हुए हैं, तंग हुए ना, थोड़े बहुत जिससे तंग हुए हैं। मीडियम साइज में रिवाइज्ड
AFRS मीडियम साइज के अलग से स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड कह लें, इनके अपने इशू किए हुए, आई कैप के इशू किए हुए, वो फॉलो करने हैं। ये नहीं छोड़ना, ASNPO नहीं छोड़ना, मीडियम साइज में करना है फॉलो। अच्छा, और ये इधर तो कोई मसला ही नहीं ना, इधर 5th शेड्यूल तो फॉलो ही सब नहीं करना है, लिस्टेड को छोड़ के। स्मॉल साइज कंपनीज जो हैं उन्होंने क्या फॉलो करना है? उन्होंने ASNPO उनको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों भला? उसमें है ही नहीं जनाब, इधर NPO फाल ही नहीं करनी। फाल ही कहाँ पे करनी है? या लार्ज साइज में या मीडियम साइज में। तो यहाँ पर की तो कहानी आनी नहीं है। डन? तो इसने जस्ट AFRS फॉलो करने हैं एंड दैट्स ऑल द गेम। अच्छा, कुछ डिफरेंसेस हैं आपके जो 4th शेड्यूल और 5th शेड्यूल के मोटे मोटे से डिफरेंसेस हैं ना, वो ये हैं। मसलन हमारी पर्टिकुलर ऑफ कंपनीज इमूवेबल फिक्स एसेट बताने हैं, लोकेशन, एरिया, ये वो फलाना टिमकाना सारा बताना है 4th शेड्यूल में। 5th शेड्यूल में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। कौन कौन सी जगह पे आपकी लैंड इमूवेबल प्रॉपर्टी मौजूद है, उसकी लोकेशन, कितना एरिया आपने ऑक्यूपाई किया हुआ है, ये लिस्टेड कंपनी में हमने बताना है। अनलिस्टेड के लिए ये रिक्वायरमेंट नहीं है। इन रिलेशन ऑफ फॉरेन एसोसिएटेड कंपनी एंड रिलेटेड पार्टीज 4th शेड्यूल एडिशनली रिक्वायर बेसिस ऑफ एसोसिएशन एंड एग्रीगेशन परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग। एसोसिएट की रिक्वायरमेंट में वो कहता है कि जी थोड़ी सी हमने ज़्यादा चीज़ें बतानी है कि जनाब ये एसोसिएट बनी कैसी, कितनी शेयर होल्डिंग रखी हुई है। 5th शेड्यूल में एडिशनल डिफरेंट रिक्वायरमेंट रखी हुई है इस चीज़ के लिए। कहता है डिस्क्लोजर ऑफ रजिस्टर्ड एड्रेस बताओ, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय 4th शेड्यूल। एड्रेस की कहानी, इधर हमने लैंड और इमूवेबल प्रॉपर्टी वगैरह मांग ली और 5th शेड्यूल ने क्या मांग लिया? एड्रेस बताओ जी, कौन सी जगह पे आपका बिजनेस लोकेट करता है। लिस्टेड कंपनी में रिक्वायरमेंट नहीं है, वो वैसे ही बता देते हैं, वो वैसे ही बता देते हैं हमारे ये ऑफिस हैं, ये है, वो है, फलाना टिमकाना है। द फॉलोइंग आर ओनली रिक्वायर्ड बाय 4th शेड्यूल। नीचे दी गई चीज़ें सिर्फ 4th शेड्यूल में मौजूद हैं। कौन कौन सी जी? जनरल नेचर ऑफ एनी क्रेडिट फैसिलिटी, यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोसीड्स फ्रॉम इनिशियल पब्लिक ऑफर, सर्टन डिस्क्लोजर ऑफ आउटस्टैंडिंग ट्रेड डेट्स, एक्सपोर्ट सेल्स रिलेटेड कोई है आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस, शरिया कंप्लायंट का डिस्क्लोजर। इंपॉर्टेंट, ये जो डिफरेंस वाली चीज़ें होंगी ना, ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी। इनमें से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं पूछे जाने के। फिक्स्ड एसेट, इमूवेबल में से पूछे जाने के चांसेस हैं। इसका एरिया पूछा जा सकता है, ऐसी चीज़ जो डिफरेंस हो, दोनों जगहों पे डिफरेंट हो। नॉन करंट लायबिलिटी से रिलेटेड क्या पूछा जाएगा? 4th शेड्यूल रिक्वायर ड्यू टू एसोसिएटेड कंपनी एंड रिलेटेड पार्टी। मींस वो बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दे रहा है एसोसिएटेड और रिलेटेड पार्टीज को, इधर भी इधर भी, लायबिलिटी की साइड पर भी और एसेट साइड पर भी आप कह सकते हैं। जबकि 5th शेड्यूल क्या कहता है? बस ये बता दो ड्यू टू एसोसिएटेड कंपनी क्या है, कितनी देनी है। इधर एसोसिएटेड कंपनी की सिर्फ कहानी है, इधर रिलेटेड पार्टी की भी कहानी है। अच्छा, अब एम्फेसिस के लिए हम पहले वो वाले डिस्क्लोजर करेंगे जो जनाब इज़्ज़त माब एसेट से बिलोंग करता है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एक आता है, कुछ सन्ड्री रिक्वायरमेंट्स हैं, ये बाद में बात करते हैं। कुछ फिक्स एसेट की रिक्वायरमेंट्स हैं। ज़रा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ना, तो हमें एक डिस्क्लोजर के बाद पता चलता है यार एक क्वेश्चन पूछा गया हो। कहाँ पर? स्प्रिंग 23 में।
पहले रूल्स वगैरह देखते हैं, फिर देखते हैं यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया वो किस हद तक हमारे रूल्स वगैरह से मैच करता था और कितना का लिखना था हमें, ताकि हमें ये पता चले कि यार ये किस हद तक इंपॉर्टेंट एरिया है इजी मार्क्स कैरी करने के लिए, और साथ साथ हमारा पढ़ा भी जाएगा, रिवाइज भी हो जाएगा इंशाल्लाह। रूल फिक्स एसेट का क्या है जी? एनी प्रॉपर्टी और एसेट acquired with the funds of the company and is not held in the name of the company or is not in the possession, not in the control, ये इस सूरत में आपको क्या करना है, इसकी रीजंस बतानी है। उससे रिलेटेड डिस्क्लोजर एग्जांपल हमारे पास मौजूद है, ऊपर रूल लिखे हुए हैं मैंने और उसके बाद उसकी डिस्क्लोजर या एग्जाम्पल। वो आपको रूल्स के ऊपर भी खिलवा सकता है कि जनाब रूल्स क्या हैं, डिस्क्राइब करो, और वो आपसे डिस्क्लोजर भी लिखवा सकता है। क्या कुछ बताना है? फंड्स ऑफ द कंपनी नॉट हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी, या पोजेशन में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है। प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट सब नोट में दे देंगे। लैंड मेजरिंग इतना फलाना इतने मरला पोजेशन ऑफ द कंपनी में है, इस साल में ख़रीदा था, इतने पैसों में ख़रीदा था, ये हमारे नेम पर नहीं है। क्वेश्चन में चीज़ बताई होगी, देख के क्या करनी होगी, सिर्फ लिखनी होगी, या फिर आपको गलत डिस्क्लोजर बनाकर दिया गया होगा, आपको उसको क्या करना होगा, कंप्लीट करना होगा। ठीक है जी। ड्यू टू पेंडिंग लीगल केसेस, ये स्टडी टैक्स की हैं। क्या हैं? स्टडी टैक्स की एग्जांपल्स हैं, बस जरा रिफाइंड फॉर्म में लिखी हुई हैं। रूल को अलहदा किया हुआ है, डिस्क्लोजर अलहदा, रूल अलहदा, डिस्क्लोजर अलहदा, समरी फॉर्म में आया हुआ है बस आपके सामने। दूसरी एग्जांपल प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट की, लैंड मेजरिंग इतना इज नाइदर इन द नेम ऑफ द कंपनी नॉर इन द पोजेशन ऑफ द कंपनी, ना हमारे नाम पर है ना ही हमारी पोजेशन में है। कंपनी ने इतने पैसे इसके अगेंस्ट पे किए हुए हैं इस साल में। टू बी एक्वायर्ड फ्रॉम पाकिस्तान रेलवे थ्रू ओपन ऑक्शन, बाद में किसी ने केस कर दिया होगा। ऑक्शन वाज लेटर चैलेंज इन लाहौर हाई कोर्ट एंड लीगल केसेस पेंडिंग। इसको IS 37 के साथ भी रिलेट किया जा सकता है, पेंडिंग केस के साथ। ये डिस्क्लोजर उधर का भी बनता है, वहां पे पेंडिंग केसेस बताने होते हैं ना 1037 तो बताएंगे आप। नेक्स्ट रूल क्या है और क्या कुछ बताना है आपको? कहता है लैंड एंड बिल्डिंग शैल बी डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्री होल्ड एंड लीज होल्ड। ओपन और लीज होल्ड, लीज होल्ड कौन सी होती है जी, और फ्री होल्ड कौन सी होती है? क्यों जी? जी हाँ जी, आप बताएं। कैमरा मैन से जा रहा है यार, मैनू क्यों पूछते पे हो, मेरा की काम। जनाब आपका लीज होल्ड वो हो सकती है जो आपका कोई प्लाजा वगैरह होते हैं, ठीक, उसके अंदर वो सारी की सारी बिल्डिंग आपकी नहीं होती है, वो एक सर्टन एज के लिए होती है, ऐसे 40-50 साल के लिए, ठीक, तो वो आप लीज होल्ड कह सकते हैं। और फ्री है, ओपन फ्री, आपके पास लैंड मौजूद है, ठीक है, उसके ऊपर आप जो मर्जी करते रहें। डन। तो इसी वजह से जो लीज होल्ड लैंड है उसके ऊपर आप डेप्रीसिएशन भी चार्ज कर लेते हैं। डन। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, आपको ये डिस्टिंग्विश करके बताना है फ्री होल्ड और लीज होल्ड लैंड। आगे बढ़ते हैं, कहता फोर्स सेल वैल्यू बताओ सेपरेटली इन केस ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। हमारा IS 16 ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं कहता कि फोर्स्ड सेल वैल्यू बताओ। फोर्स सेल वैल्यू कौन सी होती है? जबरदस्ती वाली, बहुत जल्दी में बेचने वाली। In the case of sale of fixed asset, if the aggregate book value of the asset exceeds 5 million rupees, अगर ओवरऑल सारे फिक्स एसेट 5 मिलियन से ज़्यादा के हों, जिनकी किताबों में वैल्यू 5 मिलियन से ज़्यादा हो, वो बेच दी जाए।
ओवरऑल, जिसमें प्लांट मशीनरी आ सकती है, बिल्डिंग आ सकती है, लैंड आ सकती है, इक्विपमेंट आ सकता है, व्हीकल्स आ सकती हैं, सारे फिक्स एसेट इकट्ठे करके 5 मिलियन से अगर ज़्यादा उनकी बुक वैल्यू है तो डिस्क्लोजर दो विच हैज़ बुक वैल्यू ऑफ 500,000 रुपी और मोर। हर उस एसेट का बताना है जिसकी किताबों में वैल्यू कितनी है, 5 लाख या उससे ज़्यादा है, उसकी बात बतानी है। जनाब ये गाड़ी थी, हमने बेच दी है, फलाने को बेची है, इस तरीके से बेची है, इतने गेन कमाया है, ये किया है, वो किया है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का डिस्क्लोजर क्या कुछ करना है जी, कॉस्ट और रीवैल्यूड अमाउंट बतानी है एज अ केस में भी, बुक वैल्यू बतानी है, सेल प्राइस एंड मोड ऑफ डिस्पोजल बताना है, टेंडर के जरिए हुआ है, नेगोशिएशन हुई है, क्या हुआ है या एम्प्लॉय को दिया है, पर्टिकुलर्स ऑफ द परचेजर बताना है, नाम शाम उसका बताएं, गेन या लॉस कितना आया, रिलेशनशिप इफ एनी ऑफ द परचेजर विद द कंपनी और एनी ऑफ इट्स डायरेक्टर, और रिलेशनशिप भी बताएं। डिस्क्लोजर कैसे लिखा जाना है, डिस्पोजल का पर्टिकुलर ऑफ एसेट आ गए, सोल्ड टू आ गया, किस किस को बेचा है, वैल्यू ग्रेटर देन 500,000 आ गई, इनको अलहदा से बताना है, कॉस्ट उसकी ये थी, बुक वैल्यू उसकी ये थी, सेल प्रोसीड उसकी ये थी, गेन लॉस ये आया, मोड ऑफ डिस्पोजल कंपनी की पॉलिसी थी, कार स्कीम थी, बुक वैल्यू लेस देन 5 लाख इकट्ठा करके बता दो, क्योंकि 5 मिलियन से ऊपर चला जा चुका हुआ है, ठीक, इकट्ठा करके बता दिया जनाब 29.9 मिलियन के हमने दे दिए हैं, एसेट बेचे हैं जिनकी 5 लाख से क्या है वैल्यू कम है किताबों में, फर्नीचर होगा, बेड होगा, चेयर्स होंगी, कंप्यूटर्स होंगे, पुरानी गाड़ियां होंगी जो 5 लाख से कम के ऊपर मौजूद होंगी, उनकी बुक वैल्यू ये थी 9.3 मिलियन की, 12.9 मिलियन की बेची है, ये गेन या लॉस आ गया। ईयर एंड 30 जून 19 में इतना इतना टोटल हो गया, ऊपर वाले प्लस ये, और कंपैरेटिव भी दे दिए, या आपका एक डिस्क्लोजर की क्या हो गई, एक नोट टाइप हो गया। आगे बढ़े, स्प्रिंग 23 क्वेश्चन 6 है या क्वेश्चन 5 है, आई थिंक सो 5 है, चलो जो सा भी क्वेश्चन है, 12 स्प्रिंग 23 का क्वेश्चन है। स्प्रिंग 23 कोई ज़्यादा दूर वाली अटैम्प्ट है? बस ये थोड़ी सी पीछे वाली है अटैम्प्ट है ना। क्या कहता है, अहमद अ फॉरेन क्वालिफाइड अकाउंटेंट हैज़ रिसेंटली रिटर्न टू पाकिस्तान एंड हैज़ ज्वाइंड अ न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी रेडियम लिमिटेड, अ सब्सिडरी ऑफ लिस्टेड कंपनी, अ सब्सिडरी ऑफ लिस्टेड कंपनी। इसका मतलब क्या हुआ, एक जो लिस्टेड कंपनी होती है अगर उसकी सब्सिडरी कोई है लिस्टेड कंपनी की, तो उसके ऊपर भी वही वाली रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं, देनी होती हैं उसने। Ahmed has been entrusted with the preparing the notes on property, plant and equipment in the financial statement of RL for the year ended 28 February 23. While preparing the notes, Ahmed has complied with all the disclosure requirement of IAS 16. उसने कहा IAS 16 का नोट तो हमने इससे ज़बरदस्त तैयार किया, टेंशन ही कोई नहीं, क्योंकि बाहर से आया है, उसे IAS 16 तो आता है, लेकिन कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट का पता नहीं है। कहता है हाउएवर ही इज अनअवेयर ऑफ एडिशनल डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड बाय कंपनीज एक्ट। और इतना प्यारा सा सवाल किया, लिस्ट डाउन द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू फिक्स एसेट एज प्रोवाइडेड इन द 4th शेड्यूल ऑफ कंपनीज एक्ट 2017, 6 मार्क्स, प्योर रट्टा, स्टैंडर्ड से देख के लिख नहीं सकते, स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट तो पूरी है, लिखनी कहां की है, कंपनीज एक्ट की लिखनी है। और अगर कोई स्टैंडर्ड से देख के लिख देगा, एग्जामिनर ठा मारेगा उसे, 6 मार्क्स जाया, टाइम जाया। करना क्या है, ये जो जितने भी एरियाज हैं इसको कम से कम भी 2-2, 3-3, 4-4 दफा पढ़ना है, ताकि अगर कोई गलतियां कह देता है तो हम गलतियां ठीक करने के काबिल हो, क्योंकि उसने कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट देनी है। और कंपनी IFRS या IAS की रिक्वायरमेंट दी तो क्या दी, वो तो खोलेंगे डिस्क्लोजर के सामने खड़े हुए हैं, तमाम स्टैंडर्ड के डिस्क्लोजर हर स्टैंडर्ड के एंड पर हैं,
तो ये सारी की सारी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं या फोर्थ शेड्यूल की हैं या फिफ्थ शेड्यूल की हैं, और वही आ रही हैं, वही डिस्क्लोजर्स आ रहे हैं। वो कंपनीज एक्ट के डिस्क्लोजर मांगता है, उसको क्या मौत पड़ी हुई है कि वो जनाब उन स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट मांगे जो ओपन है और इस तरीके से लिखने के लिए दे दे? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है जी, तो आपने कंपनीज एक्ट के लिखने हैं, अभी पढ़कर आए हैं, देखते हैं क्या आंसर है जी। कहता है फॉलोइंग डिस्क्लोजर्स आर रिक्वायर्ड फिक्स एसेट एज प्रोवाइडेड इन द फोर्थ शेड्यूल ऑफ कंपनीज एक्ट। फोर्थ शेड्यूल क्यों? ये नहीं पता लिस्टेड है या नहीं है, लेकिन एक लिस्टेड कंपनी की सब्सिडरी है। क्या? हाँ, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ना भी लिखा होता और ऊपर ये बताया होता कि जनाब ये रेडियम लिमिटेड पब्लिक कंपनी है, लेकिन है क्या? सब्सिडी ऑफ लिस्टेड कंपनी। तो सब्सिडी ऑफ लिस्टेड कंपनी की रिक्वायरमेंट होनी है ना, लिस्टेड कंपनी की फोर्थ शेड्यूल वाली रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी, बीइंग द सब्सिडरी। अच्छा जी, where any property is acquired by IL which is not held in the name of RL is not in the possession of or control of following shall be disclosed। क्या ये ऊपर वाली रिक्वायरमेंट आ गई है? ये वाला रूल, ये वाला रूल जिसने 4-5 दफ़ा सिर्फ पढ़ा हो ना कि मैंने क्या क्या कुछ करना है और तरीके से पढ़ा हो, और उसके सामने 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए तो 3 ले जाएगा इंशाल्लाह। और जिसने नहीं पढ़ा हुआ और कहे कि मैं IAS 16 से देख के लिख लेता हूँ, एग्जामिनर को क्या पता चलेगा? उसको ही इज़ अनअवेयर। तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। उसके सामने आंसर है और उसके सामने उसे पता है कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है। अगली चीज़, सच फैक्ट अलॉन्ग विद द रीज़न बताना है, डिस्क्रिप्शन ऑफ वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी बतानी है, पर्सन इन हुज नेम पोजेशन कंट्रोल ऐसी प्रॉपर्टी कहाँ पर मौजूद है। तो रूल 1 ये आ गया। कौन से वाला? आपका ये वाला। फिर क्या कहता है जी? लैंड एंड बिल्डिंग शैल बी डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्री होल्ड एंड लीज होल्ड। फॉर सेल वैल्यू शैल बी डिस्क्लोज सेपरेटली इन केस ऑफ सेल ऑफ फिक्स एसेट जिसकी वैल्यू एसेट की 5 मिलियन ओवरऑल ज़्यादा हो, एग्रीगेट बुक वैल्यू फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ ईच एसेट विच हैज़ अ बुक वैल्यू ऑफ 5 लाख और मोर शैल बी डिस्क्लोज। क्या कुछ देना है? वही 5-7 रिक्वायरमेंट्स जो देख ली आपने। उसके बाद जियोग्राफिकल लोकेशन एंड एड्रेस ऑफ ऑल द बिजनेस यूनिट्स इंक्लूडिंग द मिल्स और प्लांट। ये कौन सी रिक्वायरमेंट आई? जो पहले आपको पढ़ाई थी, फिक्स एसेट की और रिक्वायरमेंट्स भी हैं। जो बिल्कुल डिफरेंसेस की आपको पढ़ाई थी, कंपनीज मूवमेंट, ये जियोग्राफिकल लोकेशन एड्रेस के बिजनेस यूनिट कहाँ पर है, उसकी मिल कहाँ पे है, प्लांट कहाँ पे है। फिफ्थ शेड्यूल डज नॉट रिक्वायर दिस, ओनली एड्रेस टू बी डिस्क्लोज्ड। जो बिल्कुल स्टार्ट में आपको डिफरेंसेस पढ़ाए थे उसकी एक हिस्सा कि आपको बयान करना है तो प्रॉपर्टी प्लांट प्रॉपर्टी ना, लैंड या कुछ और है। चलो कोई बंदा ना लिखे ये कि यार ये तो कहीं और का है, कहीं और का आ गया, कम से कम बाकी तो फिक्स एसेट की इकट्ठी थी ना रूल्स। पर्टिकुलर्स ऑफ कंपनीज इमूवेबल फिक्स एसेट्स including location and area of land, the company of an industrial unit, actual production and the reason of the shortfall। तो ये आपके पास एक हिसाब से समरी आ गई मुख्तलिफ जगहों पे लिखे हुए रूल्स की, जिसमें से 4 रूल्स एक प्लेस पर से थे इकट्ठे लिखे हुए और 3 बिखरे हुए।
बंद करें जी।